स्वागत है आपका पीके बायो कॉन्सेप्ट में। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज डिस्कस करेंगे हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए चूंकि आरएनए है, जब आरएनए है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होगा और ट्रांसफर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर होता है वो 76 से लेकर 90 तक होता है। 76 से 90 तक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ट्रांसफर आरएनए में फोल्डिंग हो जाती है और फोल्डिंग जब हो जाएगी तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो ये लगेगा कि डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन होता है वास्तव में ये सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे मान लेते हैं ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये है इसका 5' एंड और ये है 3' एंड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो इसमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड ही होंगी, तो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लिख लेते हैं। जैसे ये ग्वानिन वाली, ये साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। और यहाँ पर भी कुछ लिख लेते हैं जैसे एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन। एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि कोई भी ट्रांसफर आरएनए हो उसके 5' एंड पर हमेशा ग्वानिन होता है और 3' एंड पर 3 न्यूक्लियोटाइड सब में होती है इसी ऑर्डर में, साइटोसिन, साइटोसिन और एडेनिन, CCA। इसे ACC नहीं पढ़ेंगे, ACC तो सीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर CCA पढ़ना है क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की रीडिंग जो है वो 5' से 3' डायरेक्शन में ही होगी। जब DNA से DNA बना था यानी रिप्लिकेशन हुआ था, वहाँ भी जो नई स्ट्रैंड बनी थी वो 5' से 3' डायरेक्शन में बनी थी। जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे वहाँ पर जब mRNA जुड़ेगा राइबोसोम से तो mRNA जुड़ेगा भी जाकर अपने 5' एंड से, तो ध्यान रखेंगे CCA। अगर इसकी फोल्डिंग हो जाए तो ये पॉसिबल है कि ये जो साइटोसिन है वो इस ग्वानिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, या ये जो एडेनिन है वो इस यूरेसिल से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, या ये यूरेसिल है इस एडेनिन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने से ये डबल स्ट्रैंडेड प्रतीत होता है, केवल अपीयर होता है, लेकिन ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। होली ने tRNA के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए क्लोवर लीफ मॉडल प्रपोज किया था। क्लोवर लीफ जिसमें कि ट्राइफॉलिएट लीफ होती है, ये इसमें एक डंठल है और 3 पत्तियां हैं। कुछ इसी तरह का फोल्डेड मॉडल इन्होंने प्रपोज किया। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं और एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसके सभी आर्म, सभी पार्ट्स का फंक्शन आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो फटाफट डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। ये इस तरह से फोल्डेड है, ये है इसका 5' एंड, तो ये होगा ये 3' एंड। अभी बताया था कि 5' एंड पर हमेशा ग्वानिन और 3' एंड पर CCA। क्लियर। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं यहाँ पर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो रेड कलर में ड्रॉ किए हैं ये तो हो जाएंगे इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन कुछ लूप भी बना रखे हैं। दरअसल ट्रांसफर आरएनए में कुछ एबनॉर्मल बेसिस भी होते हैं, जैसे डाईहाइड्रोयूरिडिन, इनोसिन, स्यूडोयूरेसिल या राइबोथाइमिडिन। ये कुछ एबनॉर्मल बेसिस होते हैं। नॉर्मल बेस कौन कौन से हैं? 4 तरह के बेस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन होता नहीं, क्योंकि थाइमिन तो डीएनए में होता है, आरएनए में एब्सेंट होता है। तो एबनॉर्मल बेसिस की प्रेजेंस के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो लूप जैसा बन जाएगा। इन लूप्स के अलग अलग नाम हैं। जो 5' सिरे की तरफ लूप बनता है इसे बोला जाता है DHU लूप। DHU लूप में डाईहाइड्रोयूरिडिन एबनॉर्मल बेस प्रेजेंट होता है। दूसरी साइड पर जो है ये कहलाता है TCC लूप। इसमें राइबोथाइमिडिन और स्यूडोयूरेसिल बेस प्रेजेंट होता है, तो इसे बोलते हैं TCC लूप। और जो लास्ट में लूप है इसमें इनोसिन और स्यूडोयूरेसिल होता है और इसे बोला जाता है एंटीकोडॉन लूप। तो देखिए क्लोवर लीफ की तरह यहाँ भी 4 आर्म्स हो गई हैं, 1 2 3 4, और ट्राइफॉलिएट की तरह यहाँ पर बन गए हैं ये 3 लूप्स। इन आर्म्स के नाम अलग अलग हैं, जिसमें ये 5' और 3' सिरे जो हैं, ये जो आर्म बना रहे हैं इसे बोला जाता है एक्सेप्टर आर्म। 5' सिरे की तरफ जिस पर DHU लूप है,
इसे बोलते हैं अमीनो एसिड सिंथेटेज रिकॉग्नाइजिंग आर्म। ध्यान रखें, अमीनो एसिड, नॉट एसिड, एसिल। अमीनो एसिड सिंथेटेज रिकॉग्नाइजिंग आर्म, ये एक एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। कौन सा एंजाइम है, कहाँ मिलता है, थोड़ी देर बाद। ये जो टी साइसी लूप की आर्म है इसे कहते हैं अटैचमेंट आर्म। इन सभी आर्म लूप्स के अलग अलग काम हैं, ध्यान से समझना। पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें एक्सेप्टर आर्म। जो इसकी एक्सेप्टर आर्म होती है इसे अडॉप्टर आर्म भी कहते हैं। अडॉप्ट यानी गोद लेना। दरअसल जो अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर होता है। अमीनो एसिड जुड़ता है आकर इस एक्सेप्टर आर्म के 3' सिरे पर, और अमीनो एसिड अपने कार्बोक्सिलिक एंड से जुड़ता है। कोई भी अमीनो एसिड हो, प्रोटीन बनाने के लिए हम लोगों को ज़रूरत होते हैं 20 टाइप के अमीनो एसिड, और सभी अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप जरूर होता है। तो जो अमीनो एसिड होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के समय ट्रांसफर आरएनए के 3' सिरे पर कार्बोक्सिलिक एंड से जुड़ता है। हमने पार्ट 7 में पढ़ा था कि ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन, उसका काम था ये कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता था जहां प्रोटीन बन रही है, यानी राइबोसोम पर, और राइबोसोम पर ट्रांसफर करने के लिए अपने साथ जोड़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक्सेप्टर आर्म है, इससे अमीनो एसिड जुड़ता है। अमीनो एसिड्स होते हैं 20 टाइप के। तो ट्रांसफर आरएनए को ये कैसे पता चले कि हमें किस अमीनो एसिड को अपने 3' एंड पर जोड़ना है, ये काम करता है DHU लूप, या कह सकते हैं अमीनो एसिड सिंथेटाइज रिकॉग्नाइजिंग आर्म। और लूप की बात करें तो इसको बोल देंगे हम अमीनो एसिड सिंथेटेज रिकॉग्नाइजिंग लूप। दरअसल जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो उसमें अमीनो एसिड के जुड़ने से पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होता है, और एक्टिवेशन में एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसका नाम है अमीनो एसिड सिंथेटेज, ये एंजाइम अमीनो एसिड से जुड़ता है, तब अमीनो एसिड हो जाएगा एक्टिव। प्रोटीन सिंथेसिस में डिटेल में जानेंगे। तो ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होता है उससे जुड़े हुए अमीनो एसिड सिंथेटेज को पहचानता है ट्रांसफर आरएनए अपने DHU लूप, या कह सकते हैं अमीनो एसिड सिंथेटेज रिकॉग्नाइजिंग आर्म की हेल्प से। 20 टाइप के अमीनो एसिड, सेल में 20 टाइप के ही अलग अलग अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं। हर अमीनो एसिड के लिए अलग अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड, तो 20 टाइप के अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। तो जो अमीनो एसिड को पहचानने का काम होता है वो DHU लूप करता है। कैसे? डायरेक्ट अमीनो एसिड को नहीं पहचानता, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम को पहचानता है। पहचान लिया, पहचानने के बाद उससे जुड़ा हुआ अमीनो एसिड लोड कर लिया 3' एंड पर एक्सेप्टर आर्म या अडॉप्टर आर्म के साथ। जब ये लोडेड tRNA पहुंचता है राइबोसोम पर जहां प्रोटीन बन रही है, तो वहां पर अमीनो एसिड को इसे छोड़ना है तो वहां रुकना तो पड़ेगा। अब रुकेगा, कोई हवा में तो लटका नहीं रहेगा, उसको राइबोसोम से जुड़ना पड़ेगा, और जुड़ने में हेल्प करता है ये अटैचमेंट आर्म। तो अटैचमेंट आर्म का काम है राइबोसोम से जुड़ना। क्लियर? तो अब हो गई हैं 3 आर्म्स। एक्सेप्टर आर्म जिसके साथ अमीनो एसिड जुड़ेगा, जो DHU लूप वाली आर्म है अमीनो एसिड सिंथेटेज रिकॉग्नाइजिंग आर्म, ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने में, उसे पहचानने में मदद करेगी। और जो अटैचमेंट आर्म है ये tRNA को राइबोसोम से जोड़ने में हेल्प करती है। तीसरी बस्ती है यहाँ पर एंटीकोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन लूप है तो आर्म हो जाएगी ये एंटीकोडॉन आर्म। अब एंटीकोडॉन क्या होता है ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कोडॉन या जेनेटिक कोड क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड। ठीक, ये मान लेते हैं एक DNA स्ट्रैंड है। DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्रिप्शन में यानी RNA के फॉर्मेशन में भाग लेती है, जिससे RNA बनता है वो होती है मास्टर स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, और जिससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता यानी RNA नहीं बनता वो कहलाती है एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो यहाँ पर हम एक सेंस स्ट्रैंड बना ले रहे हैं 3' to 5' डायरेक्शन में, और है क्या इस DNA स्ट्रैंड, तो इस पर होंगे क्या न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह से आगे न्यूक्लियोटाइड्स में होती जाएंगी। जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, तो बनेगा इससे RNA। लेट ये mRNA है,
और mRNA जो होगा वो 5' से 3' डायरेक्शन में बनेगा। और इस पर जो बेसिस का क्रम होगा, न्यूक्लियोटाइड का जो ऑर्डर होगा, वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के ही कम्प्लीमेंट्री होगा। थाइमिन है तो एडेनिन, एडेनिन है तो थाइमिन नहीं, आरएनए है यूरेसिल। साइटोसिन है तो ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, एडेनिन है तो यूरेसिल, थाइमिन है तो एडेनिन, फिर थाइमिन तो एडेनिन। इस तरह से आगे इस पर न्यूक्लियोटाइड बनती चली जाएंगी। देखिए ये तो कन्फर्म है कि डीएनए जो होता है ये प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, यानी प्रोटीन में अमीनो एसिड के ऑर्डर को डिसाइड करता है, डायरेक्ट नहीं कर रहा। इस डीएनए ने बनाया एमआरएनए और इस एमआरएनए के सहारे ही बनेगी प्रोटीन, यानी प्रोटीन में अमीनो एसिड का ऑर्डर डिसाइड हो रहा है इस एमआरएनए से। बट कैसे? ये कहा गया कि जो तीन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन में अमीनो एसिड को कोड करती हैं। कोड जैसे क्लास में आपका कोई रोल नंबर होगा, मान लीजिए आपका रोल नंबर 37 है। अगर कोई बाहर से टीचर आए जिसे आप जानते नहीं है और वो सीधा आकर कह दे रोल नंबर 37 खड़े हो जाओ, तो आप खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 37 है वो कोड है आपका। उसी तरह से यहाँ पर AUG ये किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड का कोड है। AUG जो होता है वो मेथियोनिन के लिए होता है। तो इसी तरह से हम लोग आगे जेनेटिक कोड में पढ़ेंगे कि अगर तीन न्यूक्लियोटाइड का कोड बनाया जाए तो 64 कोड बनेंगे। अमीनो एसिड है 20, तो 20 अमीनो एसिड के लिए 64 कोड सफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पर mRNA बन जाते हैं कोड या कोडॉन। यहाँ पर जो 3 न्यूक्लियोटाइड होती हैं एंटी कोडॉन लूप पर, ये बनाती है एंटी कोडॉन या इसे कहेंगे नोडॉक। कोडॉन का ही ये रिवर्स ऑर्डर है नोडॉक, या इसे कहेंगे हम एंटी कोड। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो mRNA जो है ये जाकर जुड़ जाता है राइबोसोम से। लेट ये राइबोसोम है। अब यहाँ पर ये AUG कोडॉन आया, तो यहाँ पर कोई ना कोई अमीनो एसिड आना चाहिए। अमीनो एसिड अपने आप आएगा नहीं, लेकर आएगा उसे ट्रांसफर RNA। लेकिन कौन सा ट्रांसफर RNA, कौन सा अमीनो एसिड लेके आए? तो इसके लिए वो ट्रांसफर RNA जिस पर AUG का कंप्लीमेंट्री एंटी कोड होगा, इस एंटी कोडॉन लूप पर। कौन सा? AUG का। AUG का कंप्लीमेंट्री कोड क्या होना चाहिए? UAC। तो यहाँ पर UAC, ध्यान दीजिए। आप सोच रहे होंगे ये तो CAU है, नहीं, यहाँ पर ये UAC पढ़ा जाएगा। दरअसल ये mRNA है, ये 5' से 3' डायरेक्शन में है, और इधर आप ट्रांसफर RNA देखें, ये भी 5' से 3' डायरेक्शन में है। तो ट्रांसफर RNA और mRNA हमेशा सेम डायरेक्शन में नहीं आकर जुड़ेंगे। जब ट्रांसफर RNA अमीनो एसिड को लेकर आएगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ये ट्रांसफर RNA आकर जुड़ेगा 3' से 5' डायरेक्शन में, यानी ये 3' इधर होगा और 5' दूसरी साइड में। क्लियर? तो ये होगा UAC। अभी बताया था न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर पढ़ा जाता है 5' से 3' डायरेक्शन में, लेकिन अब मैं खुद पढ़ रहा हूँ यहाँ पर 3' से 5'। तो एंटी कोडॉन जो है इसकी रीडिंग हमेशा 3' से 5' डायरेक्शन में ही होगी। तो यहाँ पर ये अमीनो एसिड लेकर चला आया, 3' सिरे पर जो भी अमीनो एसिड होगा वो पहुँच जाएगा पहले कोडॉन पे। फिर राइबोसोम थोड़ा आगे बढ़ेगा, अब आएगा CGU। तो यहाँ पर वो tRNA चला आएगा अमीनो एसिड लेकर जिस पर एंटी कोडॉन कौन सा होगा? GCA। क्लियर? तो यहाँ पर ट्रांसफर RNA इन नोडॉक या एंटी कोड की हेल्प से अपना स्थान पहचानता है mRNA पर कि कब कौन से ट्रांसफर RNA को अमीनो एसिड लेकर पहुँचना है राइबोसोम पर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि किसी भी प्रोटीन की जो विशिष्टता होती है, उसकी स्पेसिफिसिटी होती है, वो उस प्रोटीन में प्रेजेंट अमीनो एसिड के ऑर्डर पर डिपेंड करती है। क्योंकि सभी प्रोटीन्स 20 टाइप के अमीनो एसिड से बनी है। ध्यान रखना 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, 20 अमीनो एसिड नहीं। अमीनो एसिड तो कई हजार भी हो सकते हैं, कई 100 भी हो सकते हैं, लेकिन उस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का क्रम होता है, ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर ही प्रोटीन की विशिष्टता बनाता है। क्लियर? और विशिष्टता किस पर बेस्ड है? जेनेटिक कोड के क्रम पर। और जेनेटिक कोड ये किस पर डिपेंड है?
डीएनए पर। तो अल्टीमेटली प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है? डीएनए। तो डीएनए किसी भी फिनोटाइप के लक्षण को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता। सेंट्रल डोग्मा याद करो, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन ही होती है एक लक्षण के रूप में प्रकट। तो ये है यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए की चारों आर्म्स फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। एक्सेप्टर आर्म अमीनो एसिड को जोड़ेगा अपने साथ 3' एंड पर। डीएचओ आर्म एक्टिवेटेड अमीनो एसिड के साथ जुड़े हुए अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम को पहचानेगा, और पहचान कर उस एंजाइम से जुड़े अमीनो एसिड को जोड़ दिया जाएगा एक्सेप्टर आर्म पर। और यह है अटैचमेंट आर्म। इस अटैचमेंट आर्म की हेल्प से ट्रांसफर आरएनए, लोडेड ट्रांसफर आरएनए जाकर जुड़ता है राइबोसोम से, जहां पर प्रोटीन बन नहीं है। एंटीकोडॉन आर्म, इस एंटीकोडॉन आर्म में जो एंटीकोड प्रेजेंट होते हैं, इस एंटीकोड की हेल्प से ट्रांसफर आरएनए एमआरएनए पर अपना स्थान पहचानता है। क्लियर? तो ये है ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड।